रिया कभी भी भूत प्रेत की कहानियां सुनने वालों में से नहीं थी। वास्तव में उसने उनका उपहास किया। वह हमेशा कहती थी वे सभी अत्यधिक सक्रिय कल्पना वाले लोगों द्वारा घड़ी गई मूर्खतापूर्ण कहानियां थीं। लेकिन इससे पहले कि वह पहाड़ी पर स्थित पुरानी हवेली में चली जाती, हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी क्योंकि उस दुखद आग में वहां रहने वाले परिवार की जान चली गई थी। स्थानीय लोग रात में खिड़कियों में दिखाई देने वाली अजीब रोशनी और हवा में सुनाई देने वाली अजीब आवाजों के बारे में फुसफुसाते थे। हालांकि रिया असंबद्ध रही। वह एक डॉक्टर थीं, विज्ञान की महिला थीं और उन्होंने ऐसी बातों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। इसलिए जब उसे दूर के रिश्तेदार से हवेली विरासत में मिली तो उसने इसे एक अवसर के रूप में देखा। वह पुरानी जगह का नवीनीकरण करेगी और इसे वंचितों के लिए एक क्लिनिक में बदल देगी। वह यह साबित करने के लिए कृत संकल्प थी कि ये अफवाहें अफवाहों से अधिक कुछ नहीं थी। पहले कुछ दिन घटना विहीन थे। रिया ने मकड़ी के जाले और धूल साफ की और मरम्मत की योजना बनाने लगी। यहां तक कि उसने एक शयनकक्ष में सोने के लिए अस्थायी क्वार्टर भी बना लिया। लेकिन तीसरी रात को चीजें बदलने लगीं। वह एक ऐसी आवाज से जगी जिसे वह समझ नहीं पाई। यह एक प्रकार की खरोंच थी जो घर के अंदर कहीं से आ रही थी। वह बिस्तर पर बैठ गई। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। खुजलाना बंद हो गया और फिर उसने इसे फिर से सुना, इस बार करीब से। रिया ने अपनी टॉर्च पकड़ी और बिस्तर से उठ गई। वह धीरे धीरे दालान से नीचे चली गई। उसकी सांस हल्की हल्की हाँफती हुई आ रही थी। खुजलाने से वह अटारी के दरवाजे तक पहुंची जो थोड़ा खुला हुआ था। उसने उसे धीरे से धक्का देकर खोला। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। अटारी अंधेरी और धूल भरी थी, मकड़ी के जालों और पुराने फर्नीचर से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि खरोंचने की आवाज कोने से आ रही थी, जहां एक बड़ी हिलती हुई कुर्सी चादर में ढंकी हुई बैठी थी। रिया एक पल के लिए झिझकी, फिर धीरे से चादर खींच ली। चादर के नीचे कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, उसने यह देखा, एक छोटा पीला हाथ कुर्सी के हत्थे पर आराम कर रहा था। वह लंबा और पतला था। उसके नाखून बिल्कुल नुकीले थे। रिया चिल्लाई और टॉर्च गिरा दी। हाथ चादर के नीचे से निकला और उसके टखने को पकड़ लिया। उसने दूर जाने की कोशिश की, लेकिन यह बहुत मजबूत था। हाथ उसे कुर्सी की ओर खींच रहा था। उसके नाखून उसकी त्वचा में गड़ रहे थे। रिया ने आंखें बंद कर लीं और चीख पड़ी, लेकिन फिर जैसे अचानक यह शुरू हुआ था वैसे ही बंद हो गया। हाथ ने उसके टखने को छोड़ दिया और वह हाँफते हुए फर्श पर गिर पड़ी। वह एक पल के लिए वहीं पड़ी रही, हिलने से भी डर रही थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। ये एक बच्चे की आवाज थी, नरम और उदास। कृपया, ये फुसफुसाया, मेरी सहायता करो। रिया ने आंखें खोलीं और इधर उधर देखा। वहां पर कोई नहीं था। अटारी खाली थी, खामोश थी, लेकिन उसके दिमाग में मदद की गुहार की आवाज गूंजती रही। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस पर विश्वास करे। क्या यह सब उसकी कल्पना मात्र थी, या क्या सचमुच अटारी में कुछ था, कुछ ऐसा जिसके लिए उसकी मदद की जरूरत थी? उसने अगले कुछ दिन यह पता लगाने में बिताए। उसने अटारी को ऊपर से नीचे तक खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसने स्थानीय लोगों से उस परिवार के बारे में भी पूछा जो आग में जलकर मर गया, लेकिन कोई भी उसे एक बच्चे के बारे में कुछ नहीं बता सका। लेकिन आवाज उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। उसने इसे हर जगह सुना, फर्श के तख्तों की चरमराहट में, अपनी खिड़की के बाहर पत्तों की सरसराहट में। वह हमेशा एक जैसा था, हमेशा मदद की गुहार लगा रहा था। आखिरकार रिया इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने वही करने का निश्चय किया जो आवाज ने कहा था। वह मदद करेगी, भले ही इसके लिए उसे अपने गहरे डर का सामना करना पड़े। वह वापस अटारी में गई और रॉकिंग चेयर के सामने खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली। फिर वह बोली, मैं यहां हूं। उसने कहा, आपको किस चीज की जरूरत है? एक पल के लिए आवाज खामोश हो गई। फिर उसने फुसफुसाकर कहा, करीब आओ। रिया झिझकी, लेकिन फिर एक कदम और करीब आ गई।